सभी जगहों पे हमको इनपुट के तौर पे विद्युत को देना पड़ता है, जिसके बाद ये ऊर्जा का कोई दूसरा प्रारूप बदल करके हमको देता है। तो भाई ये विद्युत होता क्या है, देखा हमने है नहीं। अच्छा, महसूस किया है क्या कभी? अच्छा, कई बार को लगता है ना झटका लग जाता है विद्युत का, है ना, तो महसूस किया है हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक भौतिक राशि है ना। अगर हम किसी भी राशि को महसूस कर पाते हैं मतलब वो भौतिक राशि है, वास्तव में एग्जिस्ट करती है, रियल में है, ठीक है, पर देख नहीं पाए हम उसको। तो आइए हम समझते हैं कि होता क्या है असल में। तो विद्युत जो है ये एक प्रकार का आवेश का व्यवहार होता है। मतलब क्या, आपको जब कभी भी ऐसा शब्द आ जाए विद्युत, तो सुनते से ही एक बात क्लिक कर जानी चाहिए, क्या, कि भैया ये है आवेश, ये आवेश का बिहेवियर है, आवेश का एक प्रकार का व्यवहार है। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि ये आवेश खुद कौन है ना, फिर हम बात करेंगे कि इसका व्यवहार कैसा होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आवेश क्या है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। आवेश, आवेश क्या होते हैं? तो आवेश जो है ये किसी भी पदार्थ का, कोई सा भी सब्सटेंस होगा, उसकी सबसे मूलभूत इकाई होती है, सबसे जो बेसिक यूनिट होती है जिससे मिलकर के वो पदार्थ बना है, उसको कहते हैं आवेश। अच्छा, तो इसको क्या करते हैं भाई, इसको Q से प्रदर्शित करते हैं हम। और चूंकि इसको कूलम ने दिया था, इसके संबंध जो दिए थे कूलम ने दिए थे, तो उनके ही नाम पे इसकी इकाई भी हमने कूलम दे दी। किस चीज से प्रदर्शित करते भाई? C से। तो आइए जरा समझते हैं कि ये मूलभूत क्या होता है। मूलभूत जिसको बेसिक कहते हैं वो होता क्या है। तो एक छोटी सी जर्नी है हमारे पास, चलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और साथ में चलेंगे, बड़ा मजा आएगा और हमें पता भी चलेगा कि ये सब बना कैसे। तो चलिए इमेजिन करते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड कुछ था ही नहीं, पूरा खाली है भाई, है ना, और एक छोटा सा द्रव्यमान मैटर जिसको कहते हैं सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास मिला। तो चलिए बनाता हूं मैं, ये मान लिया कि ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है M1। अच्छा, तो ये M1 पार्टिकल क्या कर रहा होगा भाई? तो अपने चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा होगा, है ना। तो आइए इसके चारों तरफ बना देते हैं एक गुरुत्वीय क्षेत्र। ये हो गया हमारा एक पूरा गुरुत्वीय क्षेत्र। अब इसमें दोबारा ऐसा इमेजिन कीजिए कि इसके अंदर एक दूसरा मैटर आ गया जिसका नाम दे दिया मैंने M2। अच्छा, ये M1 और M2 दोनों लगभग प्रोपोर्शनल द्रव्यमान है, प्रोपोर्शनल मासेस है, क्योंकि बहुत ही छोटा है, बहुत ही फाइन, कुछ है ही नहीं इस यूनिवर्स में, तब की बात चल रही है। अच्छा, तो ये क्या करेंगे? तो इसका अगला फेस देखते हैं। ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और M2 M1 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या, F इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, जहां पर G क्या था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, नियतांक। M1 क्या है भाई? एक द्रव्यमान। M2 क्या है? दूसरा द्रव्यमान। और D क्या है? तो D इन दोनों के बीच की दूरी, D जो है इन दोनों के बीच की दूरी। तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो आइए जब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। जब कभी भी दो प्रोपोर्शनल मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसा आकर के सीधे जाकर जुड़ जाएंगे ना, कभी नहीं। जब प्रोपोर्शनल मास है तो क्या करेंगे, वो ऐसा रोटेट होकर के आकर के ऐसा जुड़ेंगे, है ना। जैसे कि आप ऐसा समझिए कि पृथ्वी के चारों तरफ चांद जो है वो परिक्रमा कर रहा है और परिक्रमा करने के अंतर्गत वो क्या चाहता है कि आकर के पृथ्वी में गिर जाए, लेकिन गिर तो पाता नहीं है ना। तो सिमिलरली जरा समझिए, ये दोनों एक दूसरे के तरफ क्या कर रहे हैं? आकर्षित हुए। आकर्षण में ऐसे जाके नहीं मिलते, कैसा मिलेंगे? ऐसा जाकर के, ऐसा आकर के मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए ये कैसा चला, ये यहां से चल करके इधर पहुंचा और ये दूसरा वाला मास भी चला, ठीक है, और दोनों मासेस एक दूसरे के करीब पहुंच गए। अच्छा, ये दोनों क्या आकर के गिर जाएंगे एक दूसरे में? तो मैं कहूंगा नहीं। इस D का मान यहां पर अगर मैंने रख दिया 0, है ना, D का मान अगर मैंने यहां पर रख दिया 0, तो ये तो बल जो है वो हो जाएगा अनंत, और ऐसा नहीं हो सकता, ये बल अनंत नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे हम? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, ये दोनों आकर के बिल्कुल एक दूसरे के अंदर गिर नहीं जाएंगे, एक दूसरे के समीप आकर के रुक जाएंगे। तो ये रहा M1, ये रहा M2, ये दोनों एक दूसरे के समीप आके रुक गए। अच्छा, तो इसकी वजह से होगा क्या? तो ये देखिए, ये जो बल है ना, ये जो बल है ये समानुपाती है किसके? द्रव्यमान के, M1 M2 के। तो ये दोनों द्रव्यमान मिल जाएंगे। तो अब
जो नया द्रव्यमान बना वो बड़ा द्रव्यमान हो गया। अब बड़ा द्रव्यमान हो गया तो क्या होगा, तो इसका गुरुत्वीय क्षेत्र भी बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र था इसके कंपैरिजन में इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका गुरुत्वीय क्षेत्र बढ़ गया, ये बड़ा गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया। अब क्या होगा, एक तीसरा द्रव्यमान मान लो M3 इसमें एंटर किया, ये पहले से मेरा M1 है, ये M2 और M3 ने एंटर किया। अच्छा, ये सब एक कोइंसिडेंस है। अगर ऐसा हुआ तो, और एक मजेदार बात, ऐसा हो ही रहा है हमारे ब्रह्मांड में, हर क्षण ऐसा घटना घट रहा है हमारे पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगा, अब फिर से ये M3 इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ M1 M2 के पास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा, M3 के पास भी तो होगा। अब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये कैसे आकर्षण होगा, तो इन दोनों के आकर्षण में देखिए कि चूंकि M1 प्लस M2 हो चुका है ये सेंटर वाला मास, और ये M3 है ना, तो एक कॉन्सेप्ट है संवेग। संवेग कहता है ना, द्रव्यमान इनटू वेग। अच्छा, तो एक बात बताइए, संवेग को 10 होना है तो दो तरीके पॉसिबल है, एक 5 गुणे 2 और एक 2 गुणे 5, है ना। अब ये दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में देखिए अंतर कि जिसका द्रव्यमान 5 है उसका वेग 2 है, जिसका द्रव्यमान 5 मतलब जो भारी है वो धीरे चल रहा है, और जो हल्का है वो तेज चलेगा, क्योंकि इसका वेग देखिए ना, इसका वेग कितना है 5, है ना। अर्थात क्या हुआ यहां पे कि ये जो M3 है वो ज्यादा चलेगा और M1 M2 जो है वो कम चलेंगे। तो चलाते हैं ना, हम देखते हैं अगला फेस कि भैया अगला फेस ये हो जाएगा मेरे पास कि ये बन जाएगा मेरा M1 और इसके बाजू में बन जाएगा मेरा M2, ठीक है, ये बन गया मेरा M1, ये हो गया इसके बाजू में मेरा M2, और इसके बाहर साइड में आ चुका है कौन, M3। तो ये जो M3 है ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा ये आगे बढ़ा और M3 अब इसके अराउंड आया और ये चक्कर लगाने लग गया, है ना, क्योंकि ये बैलेंस हो गया बल, तो अब ये चक्कर ही लगाते रह जाएगा, ये गिरेगा नहीं, नाभिक में आकर के गिरेगा नहीं। तो क्या हुआ जरा समझिए, ये जो यहां पर है सेंटर में पहले, तो इसी M1 को हमने नाम दिया क्या, न्यूट्रॉन। क्या कहा इसको, न्यूट्रॉन। और ये जो बाद में यहां पे आकर के जुड़ा इसको हमने नाम दे दिया क्या, प्रोटॉन, है ना। और ये जो बाहर चक्कर लगाने लगा इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है क्या, तो आइए देखते हैं इसमें कि इस पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है उसका क्या मतलब। तो ये सब कुछ शुरुआत किसने कराई थी, इस न्यूट्रॉन ने, है ना। तो इसलिए ये न्यूट्रल होता है, ये कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब चूंकि एक बात बताइए, इसी फॉर्मूले के हिसाब से जिसका डिस्टेंस जो है वो कम होगा उसका बल ज्यादा होगा, और जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका बल कम होगा। तो आप बताएंगे कि भाई यहां पे बल जो लगा रहा होगा M1 M3 के ऊपर, वो और जो बल लगा रहा है M1 M2 के ऊपर, है ना, M1 M3 और M1 M2। तो M1 M2 में तो छोटी सी डिस्टेंस है और M1 M3 में ज्यादा डिस्टेंस है, तो कौन बड़ा होगा भाई, तो डिस्टेंस M3 वाला ज्यादा है, इसका मतलब बल का मान कम होगा, और इसमें बल का मान ज्यादा होगा। तो यहां पर ऐसी चिन्ह बन जाएगी, है ना। तो इसी न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में जो ज्यादा है उसको गणितीय रूप से कैसे निर्देशित करें, तो गणितीय रूप से निर्देशित करने के लिए इसको दे दिया पॉजिटिव साइन, इसको धनात्वेश कह दिया, धनात्मक कह दिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको कह दिया क्या, ऋणावेश, और इस पे क्या चला दिया, नेगेटिव साइन। समझे क्या, कि ये जो होते हैं प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मेन मतलब ही ये है कि न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इनकी स्थिति क्या है। ठीक है, अच्छा, तो आइए अब जरा देखते हैं हम कि इन आवेशों के क्या गुण है, ये आवेश जो हैं इनके गुण क्या होते हैं, किस तरीके के बिहेवियर को ये शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए आवेशों की विशेषताएं। ठीक है, यहां पे हम समझते हैं कि अभी जैसा हमने देखा कि जो आवेश होते हैं उनको धनात्मक और ऋणात्मक से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब आवेश को Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं।
और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारी जगहों पे हमको कंफ्यूजन हो जाती है कि तो क्या वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो थे वही आवेश थे क्या? तो नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये आवेश वाहक होते हैं, कैरियर हैं ये आवेशों को ले जाने ले आने में मदद करेंगे हमारी, ठीक है, कैरियर होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक। कारण क्या है कि अगर आप कह देते हो कि इलेक्ट्रॉन ऋण है, मतलब माइनस में है, तो माइनस मतलब क्या होता है? माइनस मतलब होता है ये काल्पनिक, इमेजिनरी, जिसका वास्तव में एग्जिस्टेंस नहीं हो। लेकिन हमने सबसे पहले ही बात करी कि हम विद्युत को महसूस कर सकते हैं, इसका मतलब ये इमेजिनरी तो नहीं है ना, वास्तव में है ना कुछ ये, तो वास्तव में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये जीरो से छोटा वाला कॉन्सेप्शन नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि भैया एक धनात्मक है ना, और उसके कंपैरिजन में ये कम है, मतलब ये ऋण से सिर्फ प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करने का एक तरीका मात्र है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम अगला, तो अगला होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये सजातीय और विजातीय क्या है? सजातीय का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं Q पॉजिटिव और एक और इसके करीब रख दिया मैंने Q पॉजिटिव, तो ये दोनों हो गए सजातीय, है ना। या फिर मैं सजातीय का मतलब ऐसा कह लूं कि भाई Q नेगेटिव और Q नेगेटिव ये दोनों साथ में रख दिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों सजातीय, है ना। और विजातीय की बात करूंगा तो एक हो गया मेरा Q पॉजिटिव, दूसरा हो गया यहां पर Q नेगेटिव, तो ये दोनों अलग जाति के हो गए ना, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है। अच्छा, या फिर कह लो Q नेगेटिव और Q पॉजिटिव, तो ये क्यों आकर्षित करते हैं, क्यों प्रतिकर्षित करते हैं? आइए देखते हैं। मान लेता हूं मैं, चूंकि ये जो आवेश है ये अस्पर्शी बल लगा रहे हैं, ये कैसा बल लगाते हैं भाई? अस्पर्शी, ये स्पर्श होने की जरूरत नहीं है, ये दूर से ही बल लगा देते हैं। तो अस्पर्शी बल जब कभी भी लगता है तो अस्पर्शी बल दो तरीके का होता है, एक प्रतिकर्षण का और एक आकर्षण का। तो मान लीजिए कि ये जो मेरा Q पॉजिटिव है, इसको मैं मानता हूं कि इससे जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, ये जो बल रेखाएं देखिए बाहर की तरफ निकल रही हैं। अच्छा, दूसरा जो मेरा Q नेगेटिव पॉजिटिव ही ले लेते दूसरे को भी, ये भी किधर निकल रहा है? ये भी बाहर की तरफ निकल रहा है। अच्छा, ये दोनों की बल रेखाएं अगर आप यहां पे कंपेयर करेंगे तो इस कंपैरिजन में आपको देखने को मिलता है कि एक बल रेखा इधर और दूसरी बल रेखा इधर, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम प्रतिकर्षण। क्या होगा यहां पे? प्रतिकर्षण, दूर दूर धकेलेंगे, रिपल्शन, ठीक है। अगर यहीं पे जब मान लिया आपने कि ये Q पॉजिटिव मतलब बाहर की तरफ, तो Q नेगेटिव का मतलब क्या होगा? अंदर की तरफ, मतलब जो बल रेखाएं वो इनकी तरफ आएंगी, डिपॉजिट होंगी। तो देखिए यहां पे मैं एक और बनाता हूं कि ये Q पॉजिटिव हो गया, मतलब इससे बल रेखाएं क्या हो गई? बाहर निकल रही। अच्छा, ये बिंदु आवेश होते, बिंदु आवेश मतलब क्या? इसके पूरे हर डायमेंशन से जो बल रेखाएं वो बाहर निकलेंगी, है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में रख करके बना रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं सिर्फ इधर ही रखे, कहीं भी रख सकते हो पूरे फ्री स्पेस में, ठीक है। तो दूसरा आवेश यहां पे मान लेता हूं मैं क्या? Q नेगेटिव को। तो क्या होगा? Q नेगेटिव क्या करेगा? इस पे जो बल रेखाएं हैं वो अंदर की तरफ चलेंगी। अब जरा ध्यान से देखेंगे यहां पे, तो यहां पे जो बल रेखाएं हैं वो बल रेखाएं कुछ इस प्रकार चल रही हैं, Q पॉजिटिव से निकली हुई इधर ही और Q नेगेटिव वाला भी इधर ही, मतलब दोनों बल रेखाएं एक ही दिशा में लग रही है। दो लोग एक ही दिशा में बल लगाएंगे तो क्या करेंगे भैया? उस बल को जोड़ देंगे, तो क्या होगा? ये इसी को हम कह देंगे आकर्षण। क्या हो रहा है यहाँ पे? आकर्षण। ये जब कभी भी सजातीय, मतलब समझ गए कि सजातीय मतलब दोनों सेम सेम होंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब के केस में क्या होगा भाई? ये इसको ये अंदर की तरफ, यहां पे भी ये अंदर की तरफ, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव होगा तब भी ये इनकी जो दिशा होगी, है ना, दिशा होगी वो कैसी होगी भाई? अपोजिट, मतलब प्रतिकर्षण। अगर दिशा सेम हो गई तो दोनों में आकर्षण, मतलब अट्रैक्शन। चलिए अब हम देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी को, है ना, इसकी अगली गुण को। तो अगला गुण है इसका कि ये योगात्मक होते हैं। योगात्मक का मतलब क्या? इनको सीधे अगर एक ऐसा कोई सिस्टम है जिसके पास प्लस का 5Q है ना, और दूसरा इसकी के पास माइनस का 2Q दे दिया, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे भाई? जोड़ देंगे सीधे। सीधे जोड़ने का मतलब साइन के साथ में। तो फाइनली इस सिस्टम के पास कितना बचेगा? प्लस का 3Q बचेगा।
ठीक है ना। मतलब इसमें किसी भी तरीके के दूसरे नियम, कहने का मतलब ऐसा कि चूंकि ये एक तरीके की अदिश राशि होती है, मतलब इसमें दिशा का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो इसको सीधे सीधे योग कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्या है भाई? तो अगला है क्वांटाइजेशन, है ना, क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्वांटीकरण का मतलब क्या है? तो क्वांटीकरण का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमेशा ये एक पूर्ण रूप में होगा। पूर्ण रूप में क्यों? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि हमारे पास ये सबसे मूलभूत इकाई थी, यानी सबसे पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा क्या बना भाई? तो आप समझिए, सबसे हमारे पास है पदार्थ। पदार्थ किन चीजों से मिलकर के बना है? तो भाई कहेंगे अणुओं से। अणु किस चीज से मिलकर के बने हैं? तो परमाणुओं से। परमाणु किस चीज से मिलकर के बने? तो आप कहेंगे भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या इनको तोड़ सकते हो क्या? और टूटेंगे क्या? इसके नीचे और कुछ होगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं, अब इसके नीचे कुछ नहीं होगा। तो जब टूटेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमेशा पूर्ण रूप में होंगे, कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होंगे। तो कंप्लीट नंबर को, इसी को प्रदर्शित कैसे करते हैं? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ NE। अब कहेंगे ये सब क्या लिख दिया? तो ये Q जो है ये आवेश है, यहां पे N का मतलब है 1 2 3 4 5, ये कंप्लीट। ठीक है, कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि N का मतलब हो गया 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1.5। क्या 1.5 आवेश होंगे? नहीं, टूटेंगे ही नहीं ना। टूट जाते, छोटे टुकड़े बन जाते, तो इसको थोड़ी कहते सबसे मूलभूत इकाई, है ना। तो देखिए, ये संभव हमारे लिए नहीं है। ये जो है ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो जब ये संभव नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा पूर्ण रूप में, है ना। तो ये प्लस माइनस क्या है? तो प्लस माइनस का मतलब पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज। प्लस माइनस का मतलब पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज। और ई का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब ये क्या है? तो देखिए, एक जो आवेश है ना, एक जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो इतना आवेश अपने अंदर कंसीडर, कैरियर है ना, बोला था ना कि कैरी करेगा। तो कैरी करेगा मतलब क्या? इसमें आवेश भरेंगे ना, कितना आवेश? तो बोले भैया इसको टुकड़ा नहीं कर सकते आप, मिनिमम कितना? 1 लोगे। आगे और लेना है तो भैया 2 लो, और लेना है 3 लो। और एक के पास कितना होगा आवेश? तो एक को भर के रखें हम कितने से? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से। ये जब भी होगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का मल्टीपल ही होगा, इसी का गुणात्मक होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगली प्रॉपर्टी जो है इसकी, वो ये एक अदिश राशि है। इसी राशि के हिसाब से हमने किया था कि भाई ये योगात्मक होते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं, है ना। मतलब इसमें दिशा की इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसमें दिशा की इंपॉर्टेंस नहीं है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी परिणाम आपके पास आ रहे हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अगला आता है कि यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर भी आधारित होता है। अच्छा, ये जो वर्ड आता है ना, संरक्षण का सिद्धांत, तो एक चीज समझ लिया करो, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो बना सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। मतलब आवेशों को ना तो आप बना सकते हो, क्या आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो? क्या आप बना सकते हो उनको? तो कहेंगे नहीं भैया, हम मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते उसको। तो जब हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, तो हम इसको नष्ट कर सकते हैं क्या? तो कहेंगे नहीं, इनको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। तो क्या कर सकते हैं? इनका हम सिर्फ और सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं इनको, है ना। मतलब एक किसी बॉडी पर है, उनसे उठा करके दूसरी बॉडी तक हम पहुंचा सकते हैं, है ना, इनको स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब आवेश कभी ना तो नष्ट होंगे और ना ही कभी बनाए जा सकेंगे। इसी तरीके से इसको एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब मान लो एक चार्ज है हमारे पास, एक A है, इसके पास कुछ आवेश पहले से ही दे रखे हैं हमने, इस पे Q पॉजिटिव खूब सारे आवेश इसको दे रखे हैं। इसके बाजू में अगर मैंने दूसरा प्लेट लेकर के आऊं, है ना, तो ये इन पे से इस पे स्थानांतरित आवेशों को हम कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहां तक हम खत्म करते हैं इसको कि हमारा ये जो आवेश है इसकी लगभग हमने प्रॉपर्टीज देख ली, इनकी विशेषताएं देख ली। अब बारी आती है क्या कि हमने कही थी ना कि भैया ये जो आवेश हैं इनके दो व्यवहार होंगे, व्यवहार की बात करी थी तो इनके दो व्यवहार होंगे। कौन कौन से दो व्यवहार? तो या तो आवेश ये रुके हैं या फिर आवेश ये चल रहे हैं, मतलब या तो ये विरामावस्था में है या फिर ये प्रवाहित हो रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जब ये विराम अवस्था में होते हैं तो क्या करते हैं। तो ये विराम अवस्था में जब होते हैं तो इसको ही हम कहते हैं क्या, स्थिर वैद्युत। नाम से क्लियर है क्या, स्थिर विद्युत। स्थिर मतलब रुका हुआ, है ना। और विद्युत का मतलब समझाया कि जैसे विद्युत आए इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके का आवेश का व्यवहार है, ठीक है। अच्छा, इसी को एक और नाम से जानते हैं, घर्षण विद्युत। कैसे? घर्षण विद्युत। अच्छा, ये आपने महसूस किया है क्या घर्षण विद्युत को? आप सभी ने लगभग इसको महसूस किया। आप कहेंगे कि कैसे, हमें तो नहीं पता। तो घर्षण विद्युत को आपने कैसे महसूस किया है? कई बार को जब ठंड के दिनों में हम कुछ ऐसे क्लोथिंग्स वियर करते हैं जो कि हमारे स्किन के ऊपर होते हैं, है ना, जैसे जैकेट्स वियर कर रहे हैं, हम सूट्स वियर कर रहे हैं जिससे हमारा पृथ्वी से भी कांटेक्ट हटा हुआ है, और हम कई बार को दरवाजे के हैंडल को ऐसा पकड़ते हैं और हमें झटका लगता है, या फिर हम दो दोस्त भी आपस में कई बार को ऐसा टच होता है तो ऐसा लगता है जैसे हमको झटका लगा, है ना। एक और गेम खेलते हैं हम कि भाई प्लास्टिक के चेयर पे एक को बिठा दो, पीछे से एक टॉवेल लेकर के खूब चेयर को रब करो, घिसते जाओ चेयर को, और थोड़ी देर बाद आप एक उंगली से उसको टच करो जो चेयर पे बैठा है तो आपको झटका लगता है। ये क्यों हुआ? घर्षण विद्युत के कारण। आपने जैसे ही घर्षण दिया, आपने जैसे ही रगड़ा, तो रगड़ने के कारण उस पर एक विशेष प्रकार का आवेश एकत्रित होने लग गया, और वही आवेश जब आप उसको टच करते हो तो आपकी बॉडी से होता हुआ ग्राउंड होने की कोशिश करता है, इसीलिए आपको वहां पे झटका लगता है ना। चलिए, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया स्थिर विद्युत। अब हम देखते हैं विद्युत धारा को, मतलब जब ये आवेश प्रवाहित होंगे, जब ये आवेश बढ़ेंगे, चलेंगे, तो इनको हम जब बहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, धारा। जैसे कि आपने देखा है कि जो वाटर फ्लो होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, वाटर करंट, है ना। पानी जैसा बहता है उसको क्या कहते हैं, वाटर करंट। तो वाटर करंट में क्या बह रहा है भाई, पानी। तो विद्युत धारा में, इलेक्ट्रिक करंट में क्या बहेगा, तो इसमें बहेगा आवेश। क्या बहेगा इसमें बहेगा आवेश, क्योंकि इसका पार्ट कौन है, किसके कारण हो रहा है, तो ये भाई हो रहा है आवेश के कारण। और आवेश के बारे में अब हमारे पास सारी नॉलेज है। अच्छा, तो होता क्या है, तो ये होता है आवेशों के सतत प्रवाह को। सतत मतलब लगातार चलने वाले को, लगातार बह रहा है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, विद्युत धारा, ठीक है। इसको प्रदर्शित करते हैं हम आई से, है ना, किससे, आई से। तो आइए जरा देखते हैं हम विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा जो होगा, विद्युत धारा, ये क्या हो रहा है भाई, आवेश का सतत प्रवाह है ना। तो इसको लिखते हैं हम क्या, आवेश अपॉन, क्या लिखेंगे हम, समय। आप कहेंगे समय क्यों, तो किसी के प्रवाह को हम नापेंगे कैसे, किसी के प्रवाह को हम कैसे नापेंगे, तो प्रवाह को नापने का तरीका होता है कि उसको समय से कंपेयर कर दो, है ना, टाइम से कंपेयर कर दो। तो कंपैरिजन कैसे होगा, तुलना कैसे होगा, तुलना कैसे होता है भाई, कितना आवेश कितने समय में बहा, है ना। तो इसीलिए क्या हो गया, विद्युत धारा क्या होता है, आवेश बटा समय, ठीक। तो विद्युत धारा को डिनोट करते हैं किससे, आई से। आवेश को किससे, तो ये Q से, है ना, अभी करके आ रहे हैं हम। और समय को किस चीज से, तो इसको T से, ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसकी इकाई की। तो इसकी इकाई कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसकी जो इकाई होती है, चूंकि आवेश को किस चीज में नापते हैं भाई, तो आवेश को हम नापते हैं किसमें, कूलम, आवेश को कूलम। और समय को नापते हैं हम सेकंड में। सबसे जो बेसिक होता है वो सेकंड, तो किसमें नापेंगे, सेकंड में। अर्थात अगर हम कहीं पर एक कूलम्ब को 1
1 सेकेंड तक ट्रैवल कराते हैं तो इसी को कहते हैं हम क्या, 1 एम्पियर धारा। क्या कहते हैं, 1 एम्पियर धारा। तो अब एम्पियर क्या है, तो एम्पियर है इसकी एसआई यूनिट। क्या है इसकी एसआई मात्रक जो है वो होती है एम्पियर। और 1 एम्पियर क्या होता है, तो भाई 1 कूलम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होगा तो उससे जो धारा उत्पन्न होगी उसी को कहेंगे हम 1 एम्पियर। तो आइए देखते हैं अब हम इसमें कि ये जो धारा है ये ठोसों में प्रवाहित कैसे होती है। ठीक है, चलिए। तो ये जो धारा होगी ठोस में, क्या हम ऐसा समझे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है खुद ही ट्रैवल करके चले जाएंगे क्या? ये इलेक्ट्रॉन जो है ठोस में उस क्रिस्टल से निकल करके इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होकर के चले जाएंगे क्या? तो नहीं, इलेक्ट्रॉन खुद इस तरीके से नहीं जाते, क्योंकि अगर ऐसा जाते तो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो आवेश की जो गति है उसके बराबर होनी चाहिए। मतलब जितने तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उतना होना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। तो जरा एक छोटा सा समझते हैं हम कि आखिर ये कैसे होता होगा। चलिए हम एक पार्ट समझते हैं सिर्फ इसमें का कि ये कैसे चलते हैं। देखिए, मान लेते हूं मैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक चालक है। अब इस चालक में हमने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, ये सिंबल जो होता है ये बैटरी की होती है। ये किसके सिंबल है, बैटरी की, जिसका ये ऋण आवेश है और ये इसका धन है ना, मतलब ये ऋण आयन है और ये धन आयन है। अच्छा, तो अब ये चूंकि ये जो तार था ना इसी को मैंने मैग्नीफाई किया है। इसको क्या किया मैंने, मैग्नीफाई, बढ़ाया है। अंदर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए। तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर भाई ऐसा है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो जैसे ही मैंने बैटरी से जोड़ा ये पूरे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपना अरेंज हो गए। अरेंज होकर के क्या करेंगे, ये हमारे नेगेटिव्स को रास्ता देंगे और ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे, पूरे परिपथ को कंप्लीट करेंगे, है ना। एक ऐसी जगह जहां पे धन निकल करके इस तरीके से पूरा कंप्लीट बना हो, जहां पे कोई कट नहीं लगा हो, पूरा तार बना हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट सर्किट, पूर्ण परिपथ। अच्छा, हुआ कैसा, तो देखो मान लो यहां से जो है ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, चूंकि नेगेटिव से जुड़ा है ना, तो यहां पे नेगेटिव नेगेटिव आ गए। अब होगा क्या, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, इस नेगेटिव को करेगा प्रतिकर्षित। क्यों करेगा प्रतिकर्षित, तो चूंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों हमें पता है कि सजाती हो गए, एक जात के हो गए। एक जाति के हैं तो प्रतिकर्षण होगा, तो इसने किया प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण के फलस्वरूप मिलेगा क्या, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ही पास से थोड़ा सा सिर्फ ड्रिफ्ट हो गया, थोड़ा शिफ्ट हो गया। ऐसा खड़ा था वो ऐसा हो गया, है ना। अब ऐसा हुआ तो क्या फायदा हुआ भाई, ये थोड़ा सा ऐसा टिल्ड हुआ, इससे क्या हुआ, इससे हुआ यूं कि अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी है वो कम हो गई। तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फील करेगा पहले के कंपैरिजन में, है ना। इस पे अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, जब ये इधर शिफ्ट हो गया तो इन दोनों के बीच की दूरी कम हो गई, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां आ गया। अर्थात यहां पे पूरा ये नेगेटिव 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 आ गया, इधर साइड से पॉजिटिव 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 था ही, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए और इस तरीके से हमारा परिपथ पूर्ण हो गया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आवेश तो चले किधर से, इधर से, लेकिन यहां पे जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो यहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये आवेशों के हमेशा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, हमेशा आवेशों के विपरीत दिशा में। मतलब धारा का प्रवाह होगा, इस पॉजिटिव से निकलेगा और वापस आकर के इधर नेगेटिव पे मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ भाई, ये चले क्या, तो नहीं, देखो आवेश प्रवाहित हो गए और ये अपनी जगह पे ये थोड़े थोड़े से ड्रिफ्ट हुए, है ना। जैसे मान लो हमें कुछ बुक्स हैं जो एक सिरे से दूसरे सिरे पे ले जानी है, तो एक दो तरीके है कि मैं खुद उठाऊं लेकर के जाऊं, और दूसरा तरीका क्या है कि हम कई लोग हैं अगर, तो हम लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक ने बुक दिया मेरे को, मैंने दूसरे को, उसने तीसरे को, उसने चौथे को, बुक पहुंच गई अपनी जगह पे, है ना। तो इसी प्रकार से कुछ यहां पर भी हमारा जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम जरा इसके आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, कि अगर
विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें आवेशों की गणना कैसे करेंगे, समय का क्या रोल रहने वाला है। ठीक, तो जरा इनको हम एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। तो हमारे पास सवाल क्या है, आराम से पढ़ेंगे। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, विद्युत बल्ब सभी ने देखा है, तंतु मतलब वो जो फिलामेंट है ना, जो ऐसा बल्ब जो होता है हमारा, इस बल्ब में यहां पे लगी होती है एक ऐसी फिलामेंट है ना, इस फिलामेंट को कहते हैं तंतु है ना। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की परिणाम ज्ञात कीजिए, मतलब कितना आवेश प्रवाहित हुआ इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का, न्यूमेरिकल्स हल करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है ना। हम न्यूमेरिकल्स देखते से घबरा जाते हैं कि भैया अब ये क्या आ गया, कैसे होगा, ये न्यूमेरिकल्स ही तो हमें फिजिक्स में दिक्कत करती है। तो भाई कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अगर अपन इस लेक्चर्स के साथ में बने रहेंगे तो भाई सभी चीजें आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि कारण समझना इसका, हम एक काम करते आ रहे हैं ना, हमने सबकी इकाई पढ़ी है। तो सबसे पहला काम होता है न्यूमेरिकल्स का, एक बार पढ़ो और जो डाटा गिवन है उसको लिखो, है ना। जो जो डाटा दिया गया उसको लिखो, और जो आपके पास में जो चीज निकालनी है आपको, वो आप देखिए किस प्रकार से निकालनी है। क्या करेंगे आप कि हमें यहां पर निकालना है, और जो हमको दिया गया है उन दोनों में जो हमें निकालना है और जो दिया गया है उनमें आप देखिए कि भाई क्या फॉर्मूला होता है, कौन सा सूत्र है जो लगेगा, तो ये सारे वैल्यूज उसमें समाहित हो जाएंगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं ना, निकालते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है, विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, एम्पियर से क्या समझ में आता है, क्या होता है एम्पियर? एम्पियर होता है हमारा क्या, धारा, है ना। एम्पियर का मतलब क्या है भाई, ये किसकी इकाई है, धारा की। मतलब हमको यहां पर दी गई है I = 0.5 एम्पियर। अच्छा, इसके बाद 10 मिनट, मिनट किस चीज की इकाई है, तो मिनट इकाई होती है समय की। तो भाई अगला हमारे पास आ गया टाइम, टाइम आ गया 10 मिनट। अच्छा, तो मिनट क्या इसकी स्टैंडर्ड इकाई है, तो कहेंगे नहीं, ये इसकी स्टैंडर्ड इकाई नहीं है, समय की स्टैंडर्ड इकाई होती है सेकेंड। क्या होती है, सेकेंड। तो क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60, तो 10 मिनट में कितने, तो एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, तो कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड। कितना सेकेंड, 600 सेकेंड। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है कि आप निकाल दीजिए आवेश, है ना, आप निकाल दीजिए Q। ठीक, तो Q हमारे लिए निकालना है। तो आइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है इन तीनों में, तो हमको पता है कि धारा इक्वल्स टू I होता है हमारा क्या, Q/T। ठीक है, I इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T। धारा इक्वल्स टू आवेश अपॉन समय। मुझे निकालना आवेश, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पर तिर्यक गुणा कर देंगे, इन दोनों का तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, इनका तिर्यक गुणा होगा तो क्या होगा तिर्यक गुणा करने पे, तो देखिए I × T। अब रखिए इनके मान को, I कितना है, तो I है 0.5 एम्पियर, और समय कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 600 सेकेंड, है ना। तो इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 पंजे 30, 30 ये हो गया, और 2 जीरो ऑलरेडी थे यहाँ पे, है ना, 3000। लेकिन यहाँ पे एक दशमलव भी तो लगा है, तो चलिए दाहिने तरफ से यहाँ पे एक दशमलव पेस्ट कर देते हैं। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया मेरे पास, 300। अच्छा, चूंकि निकाला क्या हमने, Q, तो Q की इकाई क्या होती है, Q की इकाई होती है कूलम। Q की इकाई क्या होती है, कूलम। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया कि भाई ये होगा कितना, 300 कूलम। मतलब इसमें से कितना आवेश प्रवाहित हो गया, 300 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया। ठीक है, तो अब यहां तक हम करते हैं आज के लेक्चर को खत्म, और हम मिलेंगे इस